ये तो हो गए पर्पसेस। इन सबको आप याद रखोगे तो जिस दिन आपका मन करता है ना सुबह आलस मारना कि मेरे को नहीं उठना, जब ये पर्पस आपके दिमाग में आ जाएंगे ना, तो ये क्या करनी है, क्यों हमें ये करनी है, आपको वॉक करने को बोलता हूँ, करके देखो वॉक। आप 1 घंटा वॉक करते हो, 5 किलोमीटर वॉक होती है, आपकी हार्डली उसमें 70 कैलोरीज पर किलोमीटर बर्न होती है, 300 कैलोरी बर्न नहीं होती, जिससे मुश्किल से 2 कप चाय नहीं आपके एफर्ट आते। अब सबके पास टाइम लिमिटेड है और वॉक की एक्सरसाइज आपके मसल्स को भी बिल्ड नहीं करेगी, तो ये एक्सरसाइज करने से हमारा एफर्ट कम हो जाता है, रिजल्ट ज्यादा आता है। उतने ही टाइम में उतने कम टाइम यूज करके हमारे एफर्ट्स कम लगाने के बाद रिजल्ट बढ़ जाता है। अब सवाल उठता है कि ये क्यों करनी है, क्यों हम लोग इतना पीछे पड़े हैं इस प्रोग्राम में। सबसे पहला काम इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस जो कि सभी बीमारियां 90% ऑफ ह्यूमन डिजीज, अगर हम नंबर वाइज स्टैटिस्टिकली बात करें तो इंसुलिन की रेजिस्टेंस की वजह से हमें सारी बीमारी होती है। आप मोटापा देख लो, इवन लोग सोचते हैं न्यूरोडिजेनरेटिव, अल्जाइमर डिजीज का नाम सुना आप सबने, अब अल्जाइमर डिजीज का नाम बदल के टाइप 3 डायबिटीज मेलाइटस कर दिया गया WHO के द्वारा। क्यों? कि जैसे जैसे आप जितना साल डायबिटीज के साथ या इंसुलिन रेजिस्टेंस के साथ जीते हो, उतना ही आपकी नर्व्स ज्यादा डैमेज करती है, और फिर मोटापा और सारी जितनी बीमारियों के हम नाम लो, कोलेस्ट्रॉल, फैटी लिवर, सबके पीछे कारण इंसुलिन रेजिस्टेंस है। जब आप लोगों ने प्रोग्राम में इंडक्ट किया था, हम सबने आपके ब्लड टेस्ट कराए थे, आप सबका इंसुलिन लेवल बढ़ के आया है, और यही इनडायरेक्टली CRP बढ़ाता है, जिसको बोलते हैं इन्फ्लेमेशन बढ़ाता है। सेकंड, तो इंसुलिन रिसेप्टर कम होगा, बढ़ेगा सॉरी, तो इंसुलिन की रेजिस्टेंस कम होगी, तभी आपका मोटापा, डायबिटीज और PCOD रिवर्स हो सकता, नहीं तो नहीं होगा, कितनी मर्जी आप दवाई खा। तो आपने सुना भी होगा इंसुलिन के लोग इंजेक्शंस तक ले रहे हैं, लेकिन उनसे कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, आउट ऑफ कंट्रोल ही चली आ रही है, और इंसुलिन की लिमिट, क्योंकि इंसुलिन तो हमने भर दी उनकी बॉडी में, लेकिन उसके रिसेप्टर ही नहीं है, तो वो जाएंगे कहाँ, लगेंगे कहाँ, और कहाँ से वो ग्लूकोज बर्न करेंगे। सेकंड, नाइट्रिक ऑक्साइड डंप या ऑप्टिमाइजेशन। सबको बीपी रहता है, बीपी धीरे धीरे बढ़ने लगता है। बीपी क्यों बढ़ता है? क्योंकि हमारी आर्टरीज एज के साथ हार्ड हो जाती है। अब वो आर्टरीज हार्ड है, वो अब कंप्लायंट नहीं रहेगी, तो उसके अंदर से जो ब्लड जाएगा तो वो मूव नहीं कर रही है, तो वो धीरे 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 वो बीपी आपको होता है उसी से। और हमारी सेल्फ हीलिंग प्रॉपर्टीज इतनी अच्छी है बॉडी की, इस बीपी के अगेंस्ट हमारी बॉडी नाइट्रिक ऑक्साइड सेक्रेट करती है, जो हमारी आर्टरीज में होता है। लेकिन ये काम क्या करता है? ये आपकी ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है और सॉफ्टन करता है, यानी आप यंग कर सकते हो अपनी ब्लड वेसल्स को। लेकिन उसके लिए इस नाइट्रिक ऑक्साइड को आर्टरी से निकल के ब्लड में आना पड़ेगा। अब उसके लिए करना पड़ेगा नाइट्रिक ऑक्साइड डंप एक्सरसाइज। ऑल दीज एक्सरसाइजेस जो आप ग्रेविटी के अगेंस्ट करते हो, ये सब स्क्वाट्स हो गया, सीढ़ियां चढ़ना हो गया, साइकिलिंग हो गया, एनीथिंग यू डू अगेंस्ट ग्रेविटी इज नाइट्रिक ऑक्साइड डंप। इट इज डंपिंग नाइट्रिक ऑक्साइड इनटू योर ब्लड। और हमारे क्लिनिकल केसेस है बहुत सारे जिनमें हमने नाइट्रिक ऑक्साइड रिच डाइट देके, which is richest source is beetroot, या अदरक में बहुत होता है, लहसुन में होता है, ये सब स्मूदीज के फॉर्म में देना, और साथ में नाइट्रिक ऑक्साइड एक्सरसाइज करवा के बहुत सारे लोगों की ब्लॉकेजेस तक कम हुई है हार्ट की, और उनको जिनको बाईपास बोल दिया गया था, उनको भी, मेरे पास केसेस भी है, हमने अपलोड भी किए थे, उनके तक कोई बाईपास या कोई स्टेंटिंग की जरूरत नहीं है, और 5-5, 6-6 साल हो गए जिनकी अबव 90% ब्लॉकेजेस थी, उनकी बात कर रहा हूँ। थर्ड, कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ। कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ मींस आपके हार्ट मसल्स टाइम के साथ वीक पड़ते हैं। अगेन वही बात, इधर यूज इट और लूज इट। जब तक हम डिमांड नहीं क्रिएट करते हार्ट कार्डियोवैस्कुलर मसल्स में, और उनको ठीक करने के लिए यही तरीका है, आपको एंटी ग्रेविटी एक्सरसाइज ही करनी पड़ेगी, तभी आप उस पर एफर्ट कर सकते हैं। हमारी जो बॉडी है, आप इंडिपेंडेंट यहाँ ऊपर तक आए कैसे आए? आप कभी ध्यान नहीं देते इस बात को। अगर लिफ्ट नहीं होती तो क्या करते? आपको अपने मसल्स ही यूज करने पड़ते, ठीक है? तो the most important organ of independence is our muscles। हम मसल्स पे ध्यान नहीं देते बिल्कुल भी, लेकिन आप इंडिपेंडेंट। अभी देयर आर 3 कंट्रीज जहाँ पे यूथनेसिया यानी कि फिजिशियन असिस्टेड सुसाइड कह लो या फिजिशियन असिस्टेड डेथ कह लो, कई बीमारियां होती है ना जहाँ लाइलाज बीमारी है, उनमें हम लोगों को मजबूरी में पेशेंट के डेथ एंड पे यूथनेसिया देना पड़ता है, यानी हम उनके दर्द को और नहीं सह सकते और हमें उनको डेथ इंड्यूस करनी पड़ती है। ऐसी 3 कंट्रीज है जिन्होंने इसको लीगलाइज किया, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड एंड स्विट्जरलैंड। एंड देयर आर 3 स्टेट्स इन यूएस आल्सो, ओरेगन एंड आई थिंक वाशिंगटन में भी ये लीगलाइज्ड है, अगर कोर्ट ऑर्डर करता है। इन सब की जितनी यूथनेसिया डेथ आज तक हुई है टोटल, उसमें डाटा लिया लोगों ने और उनसे पूछा कि भाई आप ये क्यों ऑप्ट कर रहे हो? तो उन्होंने क्या बोला कि 75% लोगों का ये था कि हम अब डिपेंडेंट हो गए हैं बाकी लोगों के ऊपर हमारी जनरलाइज्ड मूवमेंट के लिए, डे टू डे एक्टिविटी के लिए। तो उन्होंने डेथ चुनना बेटर समझा। डेथ, ऑस्टियोपोरोसिस, टाइम के साथ हमारी बोन्स कैल्शियम लूज करती है,
हमारे हार्मोन्स कम हो जाते हैं, फीमेल्स मेल्स दोनों में टेस्टोस्टेरोन और जितने गोनाडल हार्मोन्स है सब कम होते हैं, तो हमारी बोन लॉस होने लगती है, इसलिए ऑस्टियोपोरोसिस होता है। एज के साथ झुक जाती है कमर। ऑफ कोर्स विटामिन डी, धूप, ये सब भी जरूरी है उसके लिए। उसके अलावा जब तक आप क्रिएट नहीं करोगे, जब आप एंटी ग्रेविटी एक्सरसाइज करते हो या रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करते हो, तो आप क्रिएट करते हो डिमांड अपनी बोन के ऊपर, तो बोन में ब्लड ज्यादा जाता है और इसमें जो कैल्शियम डिपॉजिट होने वाले सेल्स हैं वो ज्यादा काम करते हैं, तो आप धीरे धीरे बोन लॉस को भी बचाते हो। और सबसे बड़ी बात, ये कैंसर प्रिवेंशन में भी उतना ही रोल अदा करती है, क्योंकि कैंसर के लिए भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, कैंसर सेल्स में भी इंसुलिन के रिसेप्टर 50 गुना ज्यादा है हमारे नॉर्मल सेल्स। तो जैसे जैसे हम इंसुलिन रेजिस्टेंस में जीते हैं, हम कैंसर सेल्स को प्रमोट करते हैं। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस को जब हम रिवर्स कर रहे हैं एक्सरसाइज को यूज करके, तो आप एक तरह से कैंसर प्रिवेंशन पे भी काम कर रहे हैं। ठीक है, ये तो हो गए पर्पसेस। इन सबको आप याद रखोगे तो जिस दिन आपका मन करता है ना सुबह आलस मारने की मेरे को नहीं उठना, जब ये पर्पस आपके दिमाग में आ जाएंगे ना, स्ट्रोक, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज सबसे बड़े किलर्स हैं। अगर हमने डाटा देखें, 52% लोगों की डेथ सिर्फ एक कार्डियोवैस्कुलर इवेंट की वजह से होती है, चाहे वो स्ट्रोक हो चाहे वो हार्ट डिजीज हो। उसके बाद नंबर आता है कैंसर का, फिर डायबिटीज का, और डायबिटीज इनडायरेक्टली ये सबके पीछे का कारण है।